अब हम राइज ऑफ मगध देखेंगे। राइज ऑफ मगध, मगध जो है वो फर्स्ट एम्पायर था। मगध क्या था? फर्स्ट एम्पायर था। द पीरियड बिटवीन 6th and 4th century BC, वन ऑफ प्रोफाउंड चेंज इन नॉर्थ इंडिया। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सेंचुरीज है। सेंचुरी क्या होती है? 100 साल की है ना। इसके बीच में 100 ईयर्स, इसके बीच में 100 ईयर्स है ना। तो ये 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि ये और ये जो है इस सेंचुरी की बात कर रही है। 6 से और 4 के बीच में जो सेंचुरी, ये BCE है। ये इधर बढ़ेंगे और कॉमन एरा वाले इधर बढ़ेंगे। ये 1000 बार बता चुकी हूँ मैं, है ना। तो BCE, बिफोर कॉमन एरा, ये इधर बढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड था ना आपका 6 से 4 का, इसमें बहुत प्रोफाउंड चेंज हुए। वी ब्रीफली विजिटेड 16 महाजनपदाज। हमने 16 महाजनपदाज के बारे में बात की थी लास्ट चैप्टर में। दोज लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विद देयर असेंबली सिस्टम, हमने की थी उनके बारे में, उनका असेंबली सिस्टम, कोई रिपब्लिक थे, कोई डेमोक्रेटिक थे, ये सब देखा था हमने। वन ऑफ देम मगध, मॉडर्न डे साउथ बिहार एंड सम एडजॉइनिंग एरियाज। तो आज का जो बिहार है बेसिकली, और आसपास का कुछ एरिया झारखंड का, यूपी का, तो ये जो है ये मगध का एरिया था। और ये मगध का एरिया जो है रोज इन इम्पोर्टेंस एंड सेट द स्टेज फॉर द फ्यूजन ऑफ मैनी किंगडम्स इनटू इंडियाज फर्स्ट एम्पायर। तो ये है याद रखने योग्य पॉइंट कि बहुत सारे अलग अलग जो हमारे 16 महाजनपदाज थे, उनको एक में जो है फ्यूज करा लिया, क्योंकि ये इवेंचुअली पावर इनके पास ज्यादा आ गई थी। वो हम देखेंगे कि ऐसा करने में कैसे जो है कहाँ से इनको एबिलिटी मिली, कैसे कैपेबल हो पाई ये सब करने के। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडिया का फर्स्ट एम्पायर क्या था, क्या था भैया? मगध था। क्या था? मगध था। ठीक है, इंडिया के इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट एम्पायर अगर कोई बना था तो वो मगध का था। ठीक है, और उसके कुछ पावरफुल किंग्स थे जिनका बहुत क्रूशियल रोल था मगध को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, और मगध को एक डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पे आप अजाद शत्रु ले सकते हैं। ठीक है, तो अजाद शत्रु कौन से किंगडम से, कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे? मगध से। ओके, चलो। तो जो है दो रिलीजियस गुरु या फिगर्स की हम बात कर सकते हैं। गुरु तो क्या, दो रिलीजियस फिगर्स की अगर हम बात करें, सिद्धार्थ गौतम जिसको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, और वर्धमान जिसको हम महावीर के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही अजात शत्रु के कंटेम्परेरी हैं। मतलब जब अजात शत्रु राज कर रहा था उसी दौरान जो है जैन धर्म को एस्टेब्लिश करने वाले बुद्धा और महावीरा, और बुद्ध धर्म को एस्टेब्लिश करने वाले बुद्धा, ये दोनों भी इन्हीं के समय काल में जो है लाइक दे वर कंटेम्परेरीज टू ईच अदर। ठीक है, समकालीन थे ये लोग। ये हम इंडियाज कल्चरल रूट्स चैप्टर 6 ये देखेंगे हम। मगध जो है, अब मगध जो है एक एम्पायर बन के क्यों निकला? बाकी सारे किंगडम जो है वो कहाँ चले गए? बाकी सबके पास ऐसा क्या नहीं था जो मगध के पास था, और मगध जो है एम्पायर बन पाया और बाकी सब जो है उसके अंदर समाहित हो गए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो मगध है वो रिसोर्स रिच गंगा प्लेन्स में जो है वो लोकेटेड था। दूसरी चीज, वहां पे गंगा प्लेन्स से तो ऑफ कोर्स फर्टाइल लैंड थी, वहां पे अबंडेंट फॉरेस्ट थे टिम्बर वगैरह के लिए। एलिफेंट्स भी हम फॉरेस्ट से पकड़ के ला सकते थे, है ना। और यूज ऑफ आयरन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब ऑल टुगेदर बाकी की टेक्नोलॉजीज भी आ गई थी। और एग्रीकल्चर और वॉरफेयर तो बहुत ही, आयरन के आने के बाद बहुत ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में और वॉरफेयर जो था बहुत ज्यादा तरक्की कर गए थे। आयरन और एंड अदर मिनरल्स जो हैं वो हिली रीजन के आसपास जो हमें देखने को मिलती हैं। आयरन और आयरन की खदानें, लोह की खदानें जो हमें कहाँ देखने को मिलती है? पहाड़ों के आसपास, और यहाँ पे ये इनको मिलती थी। ठीक है, मगध एरिया
जो है यहाँ पे आपको आयरन की जो खदान थे या बाकी जो मिनरल्स थे उनकी खदानें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब रीजंस थे, ठीक है। देखो आर्मी के लिए इनको एलिफेंट्स भी मिल जाते थे फॉरेस्ट से, और एग्रीकल्चर इनका बढ़िया हो ही रहा था, फर्टाइल लैंड थी, है ना। और आर्मी के एलिफेंट के साथ साथ जो है इनके पास आयरन भी था, क्योंकि जो भी आयरन और थी, अदर मटेरियल और थी, जो मिनरल और थी वो भी थी यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में भी और वॉरफेयर में भी इनके जो है वेपन्स वगैरह बढ़िया बनने लग गए। एग्रीकल्चर में जो है प्लो वगैरह टीलिंग के लिए, है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हल वगैरह यूज करते थे ना पहले लोग, तो पहले खुद से करते थे। तो फिर आयरन का जब से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई आयरन को अच्छे से यूज करने की, शेप करने की, तो फिर जो हल वगैरह हैं वो एग्रीकल्चर में आयरन के यूज करने लग गए, कम एफर्ट्स ज्यादा प्रोडक्शन, ये सब होने लग गया। तो ये सब रीजंस थे इसके। चलो ये क्या है, ये सांची स्तूपा दिखा रखा है। सांची स्तूपा के बारे में इतनी बार आपको एनसीईआरटीज में देखने को मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, है ना। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा। स्तूपास जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो बुद्धिस्ट कल्चर है उससे रिलेटेड है स्तूपास, ठीक है। स्तूपा बेसिकली जब बुद्ध जो है वो जो है अमरगति को प्राप्त हो गए थे, अमरगति, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो जो उनका शरीर बचा हुआ था, उनके जो रिमेन्स थे, है ना, उनको जो है अलग अलग भागों में 7 जगह जो है वो बांट दिया गया था, और उन पे जो है स्तूप बना दिए गए थे, मतलब ऐसे उनको यहाँ पे दफना के, और यहाँ पे जो है बड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, आई शो यू, ठीक है। तो वैसे जो है ये स्तूपा जो है बना दिए गए थे, सांची स्तूपा है ये। और इस पे जो है ये कुछ दिखा रखा है, ये एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हॉर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली उस टाइम के हैं ये, है ना, जब मगध एम्पायर था, और आपके कौन थे, ये बुद्धा थे जो थे, सिद्धार्थ। तो उस टाइम पे कैसे क्या होता था, या फिर उनके चले जाने के जस्ट बाद क्या होता था, है ना। ये सारा एंशियंट है, एंशियंट का कल्चर है हमारा, ये आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर जो है ये हमारा एंशियंट काल का है। तो उस टाइम पे जैसे अभी हमें कहीं पुरानी दूर जंगलों में कोई अगर केव मिल जाए और उस पे पेंटिंग बनी हो, तो हमें लगेगा पता, हाँ भाई पहले जो लोग जंगलों में रहते थे वो ऐसे ऐसे थे, है ना। जैसे हमें आईवीसी या फिर वो हाँ आईवीसी के या फिर उससे पहले स्टोन एज के लोगों के भी कुछ ऐसे ही आर्किटेक्चर हमें देखने को मिले हैं। आर्किटेक्चर इन द सेंस केव्स में जो है दीवारों पे फोटो बने हुए, ठीक है। तो ये आपका सांची स्तूपा है, और ये क्या कर रहे हैं, एलिफेंट्स और हॉर्स और पैदल चल के जा रहे हैं वॉर लड़ने के लिए, वेजिंग वॉर एंड लेइंग सिege ऑफ कुशीनगर। आज का जो कुशीनगर है जो कि नॉर्थ इंडिया में, टू रिकवर द रिलाइक्स ऑफ बुद्धा। तो ये क्या है, ये वो कुशीनगर जो है, कुशीनगर ये बेसिकली आपका नेपाल के अंदर है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी ना, थोड़ी देर में ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगी। तो नेपाल के अंदर कुशीनगर है, तो वहां से जो है जो बुद्ध के जो रिमेन्स थे उनको लेने जा रहे हैं, ये वॉर वेज करने जा रहे हैं, वहां पे लड़ाई करने जा रहे हैं कि हमें जो बुद्ध के रिमेन्स थे जो कुशीनगर के अंदर, वो हमें वापस दो या हमें चाहिए हैं, ऐसे करके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। सांची स्तूपा भी बनाया हुआ है ये। चलो इसके अलावा क्या, द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन, किसकी बात कर रहे हैं, मगध की बात कर रहे हैं ना, मगध की बात कर रहे हैं हम। तो मगध में क्या था कि सरप्लस एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन जो है वो हमारा अच्छा हो रहा था। सरप्लस मतलब कि जितना आपको जरूरत है उससे उससे ज्यादा आपको जरूरत है 4 बोरी गेहूं की, लेकिन आप उगा रहे हो लाइक 12, है ना। तो बाकी के 8 क्या है, सरप्लस है, इनको आप बेचोगे, ट्रेड करोगे, पैसा कमाओगे, है ना। तो ये जो सरप्लस फूड ग्रेन था, पीपल allowed more people to focus on art and crafts which were in demand inside and outside the, फिर लोगों ने क्या आर्ट और क्राफ्ट पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया, रिसोर्सेज आ गए उनके पास। गंगा एंड सोन रिवर्स प्रोवाइडेड ए जियोग्राफिकल एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। वाटर चैनल तो ऑफ कोर्स ये आपकी गंगा जा रही है, यहाँ पे आपकी सोन थी, ये आपका साम्राज्य था,
ठीक है। तो इधर ये साउथ में भी सोन रिवर के जरिए ट्रेड कर पा रहे थे, और ये इधर जो है ये गंगा रिवर को भी जो है यूज कर पा रहे थे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, चलो 5th सेंचुरी बीसी में महापद्मनंद जो है he rose to prominence in Magध and founded the Nanda dynasty। तो 5th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। 5th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 401 से लेके 500, है ना, ये 5th सेंचुरी होगी। 1 सेंचुरी इज 100 ईयर्स, तो 5th सेंचुरी इज 500 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था इसमें कौन था, इसमें था महापद्म नंदा। नंदा इसका सरनेम था। ठीक है, नंदा या नंद बोलते हैं इसको बेसिकली हिंदी में। तो ये जो है एक पावरफुल रूलर के तौर पे जो है वो सामने आता है, और ये अपनी नंद डायनेस्टी, नंद साम्राज्य। देखो डायनेस्टी में क्या फर्क होता है, डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी एक परिवार होता है बेसिकली, परिवार का सरनेम लगा लो, है ना। जैसे ये एक जगह है, ठीक है, जगह तो यही है, हरियाणा लगा लो, हरियाणा है। ठीक है, कभी कांग्रेस का राज आता है, कभी बीजेपी का राज आता है, कभी कोई लोकल पार्टीज आ जाती हैं, है ना, कभी कोई किसी पार्टी का सीएम बनता है, कभी किसी पार्टी का, तो जगह तो हरियाणा ही है ना, तो जगह तो वही रहेगी, लेकिन जो डायनेस्टी है वो चेंज हो जाएगी, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी। तो डायनेस्टी इज बेसिकली ये कि कौन सी पार्टी का सीएम, तो कौन से परिवार का राजा आ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, सक्सेसफुली यूनाइटेड many smaller kingdoms and extended his empire across part of eastern and northern India। तो उसने जो है बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम थे उनको यूनाइट किया, एक साथ मिलाया। जैसे हमारा जो आज का इंडिया है उसके जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है या टेरिटरीज है उसको किसने यूनाइट किया था, बताएं, किसने यूनाइट किया था। पहले हमारे यहाँ पे भी छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे ना, कुछ साल 125 साल पहले अपने यहाँ पे भी ऐसा 125 मतलब अगर आप 100 साल की बात करते हैं, है ना, इनफैक्ट अगर आप 80 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे भी छोटे छोटे 500 से ज्यादा जो है 550 से ज्यादा छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे। इन सबको एक साथ कौन लेके आया, आज जो इंडिया है उसको इंडिया किसने बनाया, ना बताइए आप उनका, और उनका बहुत फेमस नाम क्या है जिस नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को जो है एक साथ मिलाया ईस्टर्न और नदर्न इंडिया में। उन्होंने कॉइन इशू किए। आप मेरे को बताएं सबसे पहले कॉइन्स जो हैं कौन से धातु धातु यू से इट, है ना, कौन सी धातु से बने थे, कौन से मेटल के बने हुए थे, सबसे पहले कॉइन्स कौन सी धातु से बने थे, डू टेल मी, ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। और बहुत सारे ग्रीक अकाउंट से तो हमें पता लगा है कि जो ग्रीक अकाउंट्स मतलब ग्रीक का लिटरेचर, है ना, ग्रीक के लोग यहाँ पे आए थे स्कॉलर्स के रूप में जब ये यहाँ पे राजे रजवाड़े थे, मतलब नंद डायनेस्टी जब यहाँ पे राज कर रही थी, तो अलग अलग स्कॉलर ग्रीक से भी स्कॉलर आए थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर किताब लिखी थी। ठीक है, और उस किताब में जो है नंद जो डायनेस्टी है उसके बारे में लिखा गया है, और उसके बारे में क्या लिखा गया है कि ये बहुत बड़ी जो है आर्मी वो जो है मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, तभी तो ऑफ कोर्स बिना आर्मी के तो कैसे ये बाकी के जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनको एक साथ कर लेते। चलो, फ्रॉम वेरियस अकाउंट ऑफ नंद डायनेस्टी इट अपीयर्स दैट इट्स लास्ट एम्परर धनानंद जो है लास्ट एम्परर, डायनेस्टी स्टार्ट किसने की थी, महापद्मा ने। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था, धनानंद वाज द लास्ट रूलर। ओके, तो वो क्या था, वो बहुत रिच था, वैसे तो वो बहुत रिच था, हाईली अनपॉपुलर हो गया था वो। कुछ लोग निकल आते हैं ना, जैसे क्या था यहाँ पे डेमोक्रेसी तो थी नहीं मगध में, है ना, क्या था राजा का बेटा राजा बनेगा, क्या था, मोनार्की चल रही थी, क्या चल रही थी, मोनार्की। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये हम पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल साइंस में आप इनके बारे में पढ़ते हो। तो मोनार्की यहाँ पे चल रही थी, तो राजा का बेटा राजा, फिर इसका बेटा राजा, फिर इसका बेटा राजा, तो ऐसे राजा बनते बनते बात आई किस पे, धनानंद कौन था, हाँ धनानंद था। तो ये था नालायक, रिच तो था, रिच तो ऑफ कोर्स होगा, राजा का बेटा है, इतने सालों से रूल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये अनपॉपुलर हो गया, ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल, इसने अपनी जनता का ध्यान नहीं रखा, इसने उनको एक्सप्लॉइट किया।
अगर फसल नहीं उग रही है जिस अमाउंट में, फिर भी ये क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है बहुत भर भर के, है ना। तो ये एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने जो भी जनता थी उसको। और उसने जो है, दिस पेव्ड द वे फॉर नंदा एम्पायर टू बी कॉन्कर्ड एंड अब्जॉर्ब्ड इनटू what would become one of the largest empire India ever knew, the Maurya Empire। तो ये क्या बोलता है कि इसकी जो ये कुरीतियां जो ये अपना के चल रहा था, इतना नालायक राजा जो ये बन के दिखा रहा था, इसने क्या किया, इसने एक रास्ता खोल दिया जो कि इंडियन हिस्ट्री में आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर है, जिसको हम बोलते हैं मौर्य एम्पायर। लार्जेस्ट मतलब देखो, सबसे पहला तो क्या बना था, सबसे पहला एम्पायर तो कौन सा था, सबसे पहला तो था मगध, है ना, मगध एम्पायर, है ना। मगध पे किसने राज किया था, महापद्मा आया था, उसने स्टार्ट किया था राज करना, राइट। और उसके बाद उसकी डायनेस्टी चलती रही, उसका बेटा, उसका पोता, ये सब आते रहे, लेकिन उसका भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं था। मगर मौर्य ने क्या किया, मौर्य ने अपने आसपास के, जिसने बहुत सारे जो है बैटल लड़े, और आसपास के और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा टेरिटरी अपनी जो है ये बढ़ाता चला गया, ठीक है। फिर पाणिनि है, देखो ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाणिनि है, पाणिनि कौन थे, ये एक संस्कृत ग्रामर जो है, संस्कृत ग्रामर लिखी थी इन्होंने, पाणिनि ने, ठीक है। फिफ्थ सेंचुरी में ही ये जिए थे और नंदा के टाइम पे जिए थे, ठीक है। और जो ये संस्कृत ग्रामर थी, अष्टाध्यायी इसका नाम था, ठीक है। और बेसिकली इसमें 3996 ऑलमोस्ट 4000 जो है इसमें सूत्र लिखे हुए थे। तो क्वेश्चन किस पे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया अष्टाध्यायी नाम की जो किताब है वो किसने लिखी थी, ठीक है। और ये किताब किस चीज के बारे में है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, है ना। या फिर कब लिखी गई थी, व्हेन, है ना। या फिर कौन से एम्पायर के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। तो ये सब किसने लिखी थी भैया, पाणिनि ने लिखी थी। या फिर आ जाएगा कि पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, है ना। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है भैया, ये एक संस्कृत ग्रामर है और इसके अंदर कितने 3996 स्त्रोत हैं, ठीक है। और कब लिखी थी भैया, 5th सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। और एम्पायर किसका था उस टाइम पे, तो नंदाज जो है, नंदा जो है वो डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इससे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे द अराइवल ऑफ द ग्रीक्स। अराइवल ऑफ ग्रीक, ग्रीक कौन थे, यहाँ से जो लोग चल के आए थे, ग्रीस, आज ग्रीस कंट्री को जानते हो ना आप, तो वहां से आने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। तो मगध जो है वो बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब मगध जो है बेसिकली ये नहीं चलेगा शायद, एक सेकेंड। तो मगध जो है बेसिकली यहाँ पे था, कहाँ पे, ये आपका मगध है, ये आपका मगध का साम्राज्य था, ठीक है। ये सारा ईस्टर्न में था, ईस्टर्न या फिर आप सेंट्रल में थोड़ा सा लगा लो, ठीक है, यहाँ पे था। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या हो रहा था भैया, ये तो मगध तो हमारा कहाँ पे है, ईस्टर्न रीजन में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये क्या है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है। आज का आप पंजाब मान के चल सकते हैं, पाकिस्तान वाला पंजाब, हरियाणा मतलब इंडिया वाला पंजाब, और ये राजस्थान, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या चल रहा था। तो स्मॉलर किंगडम्स अलोंग एन एंशिएंट रूट कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी, यहाँ पे ये छोटे छोटे, इस एरिया में छोटे छोटे जो देखो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे साम्राज्य जो हैं ये बने हुए थे, मेडिटेरियन सी है इसका जो एक ट्रेड रूट था, इसके उस पे ना छोटे छोटे, कहीं कहीं कोई कोई अपना अपना राज्य कर रहा था, ठीक है। चलो, अमंग दैम अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स वर द पूर्वाज लेड बाय किंग पोरस। तो यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रीक अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारे कौन थे, हमारा पूर्वाज थे, पूर्वाज थे,
ठीक है। और ये पूर्वाज जो है इनका किंग था पोरस। क्या नाम था? पोरस था। ठीक है। यहाँ पे पूर्वाज जो है वो राज कर रहे थे और राजा का नाम था पोरस। ये किसने बताया? ये ग्रीक अकाउंट ने हमें बताया। ठीक है। बाहर के लोग, ग्रीस के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे, जैसे पीएचडी वगैरह करने आते थे, अपनी किताबें लिखते थे और किताबों में जो है भारत का जिक्र करते थे, क्योंकि वो यहाँ पे आते थे, घूमते थे, महलों में रहते थे और फिर भारत के बारे में लिखते थे। तो उन्हीं से हमें पता लगा कि पोरस नाम का एक राजा था और वो यहाँ पे रह रहा था और पूर्वाज हम उनको कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ग्रीक वर्सेस पर्शियन, अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर के बारे में आप सब जानते होंगे ना, अलेक्जेंडर द महान। सब उसके जैसे बनना चाह रहे थे, क्योंकि वो ही वॉज लाइक वेरी फियरसी, मतलब उसको सब चाहिए था, रुका नहीं, थका नहीं, लगा रहा वो। इसने बहुत सारा एक्सपेंशन किया, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया इसने। ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है एक बहुत यंग और पावरफुल ग्रीक किंग था मेसिडोनिया का, और उसने जो है कैंपेन किया था किसके अगेंस्ट? पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है। और क्यों किया था? क्योंकि पर्सिया ने जो है पहले कभी ग्रीस पे अटैक किया था। ठीक है। और उसी टाइम में जो है वो अलेक्जेंडर यहाँ तक क्यों पहुंचा? आपने देखा होगा अलेक्जेंडर ने जो है यहाँ पे भी लड़ाई करने का ट्राई किया था। तो वो यहाँ पे क्यों पहुंचा था? क्योंकि जब पर्शियन जो है इसके अगेंस्ट, ग्रीक के अगेंस्ट जो है जब वॉर लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे जो है इंडिया के भी कुछ सोल्जर्स जो कि पूर्वाज के थे, है ना, पोरस किंग की कुछ मिलिट्री होगी, उसके कुछ लोग वहां पे गए थे। क्योंकि ये देखो, ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे ना, जैसे इसको जरूरत हुई तो लड़ाई भी करते थे, हेल्प भी करते थे। जैसे आज के टाइम पे है ना, हम एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं स्टेट्स, या फिर साथ भी आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ना हो तो, है ना। तो ऐसे चलता रहता था पड़ोसी पड़ोसी का। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। और अलेक्जेंडर ने जो है पूरा जो है पर्शियन एम्पायर है उसको कॉन्कर कर लिया था, इन्फ्लुएंस ग्रीक कल्चर स्प्रेड। और इसने कॉन्कर कर लिया था तो ऑफ कोर्स ग्रीक यहाँ पे आके रहेंगे, पूरी टेरिटरी होगी, और जिससे कि क्या, ग्रीक कल्चर जो है, अगर यहाँ तक वो आ चुके थे तो ग्रीक कल्चर भी फैलेगा। और हिज एम्पायर नाउ स्प्रेड ओवर 3 कंट्रीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। उसका जो एम्पायर था, 3 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स मतलब हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता। महाद्वीप। 3 महाद्वीपों पे, महाद्वीप पे जो है अलेक्जेंडर का क्या था? साम्राज्य था। कहाँ कहाँ पे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। आज का अगर हम देखें तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स थे। ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये देखें, ये था अलेक्जेंडर का एम्पायर। अलेक्जेंडर का पूरा एम्पायर जो ये आपको दिख रहा है ना, ये येलो में जो भी है, ये था सारा अलेक्जेंडर का एम्पायर। तो ये देखें, जो ये वाला पार्ट है ये किस में है? ये वाला अफ्रीका में है। आज कौन सी जगह है ये? इजिप्ट, है ना। सूएज कैनाल यहाँ से आपको देखने को मिलती है ना। और ये जो है इससे अलग, ये जो है ये क्या है? ये आपका यूरोप है ना। और ये जो इधर है ये आपका क्या है? ये आपका एशिया। ठीक है। तो 3 कॉन्टिनेंट में ऐसे। हम्म, तो ये आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटरिंग इमेजिनेशन व्हेन आफ्टर द बैटल अलेक्जेंडर आस्क्ड। तो क्या हुआ था कि जो अलेक्जेंडर है और पोरस है उन सब की लड़ाई हुई थी। अलेक्जेंडर एंड पोरस की भी लड़ाई हुई थी। ठीक है। ये मैंने आपके लिए अलग से फाइल बना रखी है, उसमें मैं करूंगी आपको एक्सप्लेन। ठीक है। व्हेन आफ्टर द बैटल, ब्यास जो रिवर है ना, और झेलम जो रिवर है, झेलम जो है उसके किनारे पे जो है इनकी लड़ाई हुई थी। झेलम के किनारे पे जो है पोरस की और अलेक्जेंडर की जो लड़ाई हुई। तो अलेक्जेंडर की सेना ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा बलशाली थी, तो पोरस को उसने हरा दिया। ठीक है।
अलेक्जेंडर बीइंग अलेक्जेंडर, लेकिन पोरस वाज लाइक मैं, बाकी सबने तो सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर का नाम सुनते ही, बाकी के जो किंगडम्स थे आसपास के उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अलेक्जेंडर आ रहा है, मरने से बेटर है हम जो है सरेंडर कर दें। लेकिन पोरस एक ऐसा किंग था जिसने सरेंडर नहीं किया, वो अपना द बेस्ट दे के उसने अपना लड़ाई लड़ी, बैटल जो है उसको लड़ा। ठीक है, तो जब पोरस जब हारा तो अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस्ड था उससे कि मेरे डर से ये, मतलब इसने हथियार नहीं डाल दिया, हर कोई सरेंडर कर रहा था, इसने सरेंडर नहीं किया, इसने लड़ना चूज किया और ये बहुत ब्रेवरी से लड़ा। ठीक है, पोरस बहुत ब्रेवरी से लड़ा। तो अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि हाउ ही विश्ड टू बी ट्रीटेड, वो पूछता है कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, कैसे तेरे को जो है ट्रीट किया जाए। तो पोरस बोलता है कि लाइक ए किंग, मैं एक राजा हूँ, राजा की तरह लड़ा हूँ और मेरे को ट्रीट भी वैसे ही किया जाए। तो बोलते हैं कि अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस्ड था कि उसने जो है पोरस को जो है उसका, पोरस जो था, जो ये अपनी जगह पे जहाँ पे रूल कर रहा था, वो इसको वापस दे दिया और इसको एज ए सत्रैप, सत्रैप होता है गवर्नर बेसिकली, तो एज ए गवर्नर इसको वो इसी का साम्राज्य दे के चला गया। गवर्नर किसका बना, ये अलेक्जेंडर का है ना, कि भैया तू मतलब टैक्स वैक्स तो मेरे को पे करेगा, लेकिन अपनी जगह पे जो है तू रूल कर सकता है। ठीक है, अलेक्जेंडर देन लेफ्ट पोरस एट द हेड ऑफ हिज किंगडम, जो जिस किंगडम को रूल कर रहा था पोरस, उसको उसने रूल करने के लिए छोड़ दिया और एज सत्रैप, सत्रैप क्या होता है, अब ये देखो सत्रैप की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये रही, पढ़ी नहीं थी मतलब आप पढ़ रहे हैं। सत्रैप क्या होता है, गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ पर्जियन एंड ग्रीक एम्पायर्स हु वर लेफ्ट बिहाइंड द ओवरलोड, जैसे कि अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर क्या हो गया, टू मैनेज फार ऑफ टेरिटरीज, तो अलेक्जेंडर बहुत दूर से चल के आया था ना, अलेक्जेंडर के लिए, अलेक्जेंडर कहाँ से, यहाँ से चल के आया था, है ना, अलेक्जेंडर यहाँ से चल के आया है। अब यहाँ पे तो वो कैसे रहेगा, जैसे हमारा कैपिटल सिटी है ना इंडिया, यहाँ पे बैठ के दिल्ली दिल्ली में बैठ के जो है पॉलिटिशियंस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ तक और यहाँ तक रूल करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई सीएम है यहाँ का, है ना, यहाँ पे गवर्नर बिठाया गया है, ये लोग मैनेज करेंगे इसको, लेकिन टैक्स तो ये देंगे सेंटर को। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। ठीक है, सत्राप बोलते थे, सेट्राप, जो कि ग्रीक या फिर पर्जियन किंग के जो गवर्नर्स होते थे उनको सत्राप बोलते थे। और ये जो है पोरस को ही बिठा के चला गया कि तू मेरा गवर्नर बन जा, तू मेरे सत्राप बन जा, मेरे को टैक्स पे कर दे, लेकिन तू अपने एरिया को रूल कर सकता है। ठीक है, चलो, बैक इन पर्जिया अलेक्जेंडर फेस्ड रिबेलियन। पहले क्या हुआ, यहाँ से बात करते हैं हम, इसमें क्या हुआ, eager to reach the end of the world, Alexander pushed on farthest east and brought his campaign to India। अलेक्जेंडर जग जीतना चाह रहा था, क्या जीतना चाह रहा था, जग जीतना चाह रहा था कि दुनिया में जो कुछ है मेरे को चाहिए, जितना भी पृथ्वी के हर शोर पे, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब मेरा होगा। ठीक है, ये उसकी एस्पिरेशंस थी। तो वो ईस्टर्न जो है एंड पे रीच करना चाह रहा था, एंड ऑफ द वर्ल्ड पे वो जो है पहुंचना चाह रहा था। तो वो जो है इधर चलते चलते वो इंडिया में पहुंच गया। ठीक है, डिफीटेड पोरस इन पंजाब, पंजाब आज का जो पंजाब है वहां पे पोरस जो है वो रूल कर रहा था। एनकाउंटरिंग फियर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल ट्राइब, और पोरस के साथ साथ जो है वहाँ की जो लोकल ट्राइब थी उनसे भी अलेक्जेंडर लड़ा, और उन्होंने जो है रूलर्स मैसेकर्स द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल सिटीज, मतलब खूब मैसेकर किया, खूब लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए। ग्रीक रिकॉर्ड्स मेंशन दैट ए फ्यू बैटल्स, कुछ जो बैटल्स थे, वोमेन फोर्ट साइड बाय साइड विद देयर मैन। तो हरियाणा पंजाब में जो फियर्स नेचर आप लोगों का देखते हो वो ऐसे ही नहीं है, वो यहाँ से आया है। देयर इज ए हिस्ट्री बिहाइंड देयर बिहेवियर, राइट। तो कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे हमला किया तो उनकी औरतें भी अपने जो मैन पॉपुलेशन थी उसके साथ लड़ी, मतलब मैन वेमेन एक दूसरे के साथ नहीं, साथ में मिलके अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़े। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वाज सीरियसली wounded in a battle, tired and homesick, and his soldiers lost the will to fight and refused to move deeper into India।
टुवर्ड्स द अलेक्जेंडर वाज लाइक चलो हम और अंदर जाएंगे, लेकिन उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि भैया हम तो बहुत थके हुए हैं और हमारे बस के नहीं। अलेक्जेंडर चाह रहा था कि मैं इंडिया को भी क्रॉस करके, मतलब इंडिया पे भी अपना शासन जो है वो जमा लूं, इंडिया को भी जो है अपने अंडर ले लूं। लेकिन इंडिया, मतलब जो अलेक्जेंडर है वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, उसके जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज्यादा वुंडेड थे और होम सिक थे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आज है कि हाँ भाई इतने सारे आपके पास टैंक हैं, दिस एंड दैट हैं और आप पहुंच जाओ, हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना। ऐसा नहीं था उस टाइम पे, महीनों महीनों तक, सालों तक जो है लोग चलते रहते थे, पैदल चल के आते थे, घोड़ों पे, हाथियों पे, है ना। तो उनको बहुत टाइम से वो जो है बाहर रह रहे थे, महीनों तक, बहुत सारे महीनों तक वो बाहर रहे। वो होम सिकनेस भी उनको हो गई कि हमें वापस जाना है, खाने को ढंग से नहीं मिलता है, लड़ाइयों में मतलब चोट लग गई, जो भी है ये सारी चीजें। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। Alexander and part of his army retreated to Persia, but through the coastal route in the south and Iran's harsh desert regions, resulting in heavy loss to his trip out of the thirst, hunger and disease. अब भैया डेजर्ट क्रॉस करके तो जाना था उनको, आ तो गए थे वो, आते टाइम तो उनके पास फिर भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज होंगे। ये जो सारा एरिया है ये डेजर्ट का एरिया है ना। दिस इज डेजर्ट, दिस इज डेजर्टेड एरिया, रेगिस्तान में से जाना। आते हुए तो फिर भी इनके पास रिसोर्सेज होंगे, जाते हुए तो एक तो इनकी कमर तोड़ दी यहाँ पे जब लड़ाई हुई तो, खूब ब्रेवरी से लड़े सब लोग। लोकल ट्राइब्स ने भी बहुत बढ़िया इनको जो है डिफीट करने में हेल्प की। मतलब डिफीट तो नहीं हुआ था बट स्टिल उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया, बहुत नुकसान किया अलेक्जेंडर को और उसके आर्मी को। तो जाते हुए ये बहुत सारे जो हैं मतलब लो, इसकी आधे से ज्यादा जो आर्मी थी वो खो चुका था ये, ठीक है। और और बहुत सारे इनको डिजीज वगैरह भी हो गए थे, भूख से प्यास से मर गए ये लोग, ठीक है। बैक इन पर्जिया अलेक्जेंडर फेस्ड रिबेलियन, और जब ये वापस अपने वहां पे पहुंचा, लोग तो वेट कर रहे होते हैं ना, लाइक अलेक्जेंडर तख्ता पलट सुना है अपने, कि साम्राज्य की भूख हर किसी को होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया था अपना एक्सपैंड करने अपने साम्राज्य को, है ना, अपने एम्पायर को। लेकिन जब ये वापस अपने घर पे गया, वहीं पे इसको जो है रिबेलियन फेस करने को मिली। पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पे चल रहा था कि अलेक्जेंडर को हटाओ, इसका तो काम ही युद्ध करना है, घर पे तो रुकता ही नहीं है, अपने यहाँ का तो देखता ही नहीं है, तो ऐसे कर करके, ठीक है। और बेबीलोन में एट द एज ऑफ 32 अलेक्जेंडर जो है वो मर गया, और बाकी जो उसका साम्राज्य था वो उसके जो जनरल्स थे उनमें बट गया, सबने अपना अपना ओन किंगडम ले लिया, क्योंकि फिर कोई बचा नहीं ऐसा जिसके पास पूरी पावर का कंट्रोल कोई कर सके, है ना। तो 32 की एज में तो वो मर गया था। तो ये देखो 12 या 14 साल की एज में उसने जो है युद्ध लड़ने स्टार्ट कर दिए थे। इतना बड़ा एरिया जो उसने 32 एज तक जो है अपने अंडर ले लिया था, अपनी पावर जो है इतनी ज्यादा उसने इंक्रीज कर ली थी, ठीक है। तो एक ये भी आता है कि जो अलेक्जेंडर है, जिम्नोसोफिस्ट के साथ उसकी बात होती है। जिम्नोसोफिस्ट मतलब नेकेड फिलोसफर्स जो होते हैं, बाबे जो घूमते रहते हैं बहुत कम क्लोथ के साथ, है ना, हमारे साधु संत जो होते हैं। तो बोलते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर से उनकी मुठभेड़ हुई कहीं पे, अलेक्जेंडर उनसे मिल गए आते जाते। तो अलेक्जेंडर ने उनको चैलेंज किया कि मैं ना तुमसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूंगा और रिडल्स मतलब पहेली की फॉर्म में पूछूंगा, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं अगर तुम जवाब दे पाए तो रॉन्ग आंसर्स के लिए तो डेथ है। आप जो साधु संत थे वो बोले ठीक है चल तू पूछ अपना क्वेश्चंस। उन्होंने जो है कामली और इंटेलिजेंटली जो है अलेक्जेंडर के क्वेश्चन सुना और जवाब दिया, और अलेक्जेंडर जो है उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, ऐसा बोला जाता है। और उन सबको जो है स्पेयर देम ऑल, मतलब उनकी जान बख्श दी, उनको जाने दिया, है ना। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये था विच इज स्ट्रोंगर लाइफ और डेथ। किसने पूछा? अलेक्जेंडर ने पूछा। अलेक्जेंडर खुद बेचारा मतलब बहुत तंग आत्मा था, है ना, उसके अंदर शांति नहीं थी शायद, इसलिए जग जीतने चला था वो। खुद पे अगर जीत कर लेता तो इतने मैसेकर करता नहीं वो, तो बस जग जीतने की उसमें था वो, और
कुछ उसके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे। बोला जाता है उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, कुछ ऐसी स्टोरीज निकल के आती हैं। तो अपनी माँ को जो है इज्जत दिलाने के लिए, एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए जो है वो जो है राजा वाजा बना था और बाकी ये सब चीजें। तो वैसे तो वो था मतलब वॉरफेयर में तो वो इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रोंगर है, लाइफ है या डेथ है। तो एक सेज जो होता है, एक साधु जो होता है, वो बोलता है लाइफ। तो फिर वो पूछता है कि लाइफ क्यों भाई, मतलब डेथ क्यों नहीं, डेथ से तो सब लोग डरते हैं, तो डेथ स्ट्रोंगर होनी चाहिए। तो बोलता है इट एंडोर्स व्हाइल डेथ डज नॉट, कि ये लाइफ जो है ना वो आपको प्रताड़ना देती रहती है। लाइफ आपसे लाइक आपको जीनी पड़ती है नो मैटर व्हाट, लेकिन डेथ जो होती है वो आपकी सारी पीड़ाएं जो है वो खत्म कर देती हैं। ये उस साधु ने जवाब दिया। अब अलेक्जेंडर फिर से पूछता है हाउ कैन ए मैन बी मोस्ट लव्ड। हो सकता है कि वो प्यार की खोज में था, लेकिन जैसा वहसी दरिंदे के तौर पे वो जो है लड़ाइयाँ लड़ता था, तो वो भी चाह रहा था कहीं से प्यार मिले या जो भी है ना। साइकोलॉजी इज लाइक वेरी ट्विस्टिंग थिंग ये। तो दूसरा क्वेश्चन उसका होता है कि एक इंसान को जो है प्यार सबसे ज्यादा कब मिलता है, या सबसे ज्यादा प्यार लोग उसको कब करेंगे। तो उसने बोला इफ ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड येट डज नॉट इंस्पायर फियर। उसने बोला कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डर के आगे जीत वाला हौसला अगर वो रखता है। पावरफुल होना, स्ट्रोंग होना, ये मतलब नहीं है कि आपको डर ना लगे। डर के आगे जीत है वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपको डर है फिर भी आपको एक्ट करना चाहिए। डर हर किसी को लगता है। एक लोग कुछ जो होते हैं वो डर से डर के बैठ जाते हैं, दे डोंट एक्ट एट ऑल, कि पता नहीं क्या होएगा। और कुछ लोग होते हैं कि उस डर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद एक्ट करते हैं। उसने बोला कि वो इंसान जो डर के सामने हार नहीं मानेगा, उसको जो है लोग सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। तो came the reply perhaps as a hint to the mighty ruler। और उसके बाद जो है मतलब वो इसके आंसर से भी जो है संतुष्ट था। एनी हाउ उसने जो है सारे जो साधु संत थे उनको जाने दिया। ठीक है, चलो द माइटी मोरियंस ये हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कल हम माइटी मोरियन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो सुनने के लिए। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा सा लाइक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन शायद लाइक मैं डिट्रैक होते होते कहीं कहीं कुछ तो स्टॉप ऐसे ले लिया हमने, तो एक्स्ट्रा टाइम इसमें लग गया। एनी हाउ आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंटरेक्शन आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और सजेशंस अगर हैं तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और बाकी की जो फाइल थी मैं आपको बोल रही थी, एडिशनल कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ आपको समझाने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो जब कर रहे होंगे तो हम जो है देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।